तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप जो भी पढ़ रहे होंगे वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखे होंगे और कोई भी आप गैप नहीं कर रहे होंगे। और जो भी मैं करा रहा हूँ सारा सारा रिवाइज कर रहे होंगे, जिससे आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। और यही उम्मीद करूँगा भाई का, आप इस उम्मीद पर खरे उतरो, ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब आप पेपर करने जाओगे तो यही उम्मीद आपको काम में आएगी कि हाँ, मैंने पिछले टाइम में रिवाइज किया था, पढ़ा था, तो आज ये पेपर में देखने को मिल रहा है कि हाँ, मैं टिक लगा पा रहा हूँ क्वेश्चन का। तो बस यही कहना चाहूँगा। और आज की बारी है चेर चोल पांड्या वंश की। और पिछले टाइम में हम वर्धन वंश कंप्लीट करके आ चुके हैं। वर्धन वंश का अभी आपको पता बता दूंगा बाद में, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब वर्धन वंश खत्म हो रहा था, मतलब वर्धन वंश का टॉपिक कंप्लीट हो रहा था, उस टाइम ये आप देख सकते हो, ऊपर आपका साउथ है, सॉरी ऊपर नॉर्थ है। ठीक है, मेरे को ध्यान ही भूल गया। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और आपका ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। ठीक है, तो ऐसे करके था। अब इधर तो आपका कौन लड़ रहा था, वर्धन वंश, यानी कि वर्धन वंश का शासन चलता था। लेकिन साउथ के अंदर भी तो कुछ हो रहा था ना। तो ये नीचे की साइड में क्या हो रहा था, तो वही ये मतलब चेरचोल पांड्य वंश की है। और इसमें थोड़ा बहुत आपको आपको मैं बता दूं कि इसमें थोड़ा बहुत आपको नाम भी अजीब देखने को मिलेंगे, शायद आपको पहली बार सुने होंगे, तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत टॉपिक मुश्किल हो जाता है। अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो दिक्कत आने वाली है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े अच्छे से हैंडल करना, बहुत अच्छे से गहराइयों में समझना। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा में देख लेना, दोबारा में नहीं आता तिबारा में देख लेना, मतलब जब तक ना आ जाए छोड़ना मत है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही आपका साथ दे के जाएगा, और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब लग जाना बिल्कुल अच्छे से। तो आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। और इसमें देखो, चेर वंश की बात करूँ तो फिर चेर वंश ये मतलब तमिलनाडु साइड का है। और इसमें बताया भी गया है कि यह वंश आधुनिक केरल और तमिलनाडु, यानी कि जो अभी लेटेस्ट में केरल तमिलनाडु बोले जाते हैं, वहाँ पे चेर बोला जाता था तब। ठीक है, तो के कुछ हिस्सों पर शासन करता है, ऐसे कह सकते हो। तमिलनाडु और केरल एक ही थे, और उन्हीं पे हिस्सों पे चार शासन करता है चेर वंश जो होता है। तो बस ये है। और आगे आते हैं, तो ये चेर वंश एक अलग ही मतलब वंश था। राजचिन्ह की बात करूँ तो इनकी जो चेर वंश की राजचिन्ह कौन सी थी, तो वो थी धनुष। और ये पेपर में काफ़ी पूछा जाता है कि चेर वंश का राजचिन्ह कौन सा है, और राजचिन्ह से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये इंपॉर्टेंट रखना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो इसमें बोला गया है कि इनकी राजधानी कौन सी थी, जो चेर वंश थी उनकी राजधानी कौन सी थी, वाजीपुर एंड वांजी बोलते थे। ठीक है, तोड़ी या फिर पुरवर थी, तो ये राजधानी थी। तो आप खुद ही समझ रहे हो कि किस लेवल के इनके नाम है, वांजीपुर, वांजी, तोड़ी, पुरवर, पुरवर। अजीब अजीब नाम है, लेकिन ठीक है। आप जब, मैं तो देखो काफ़ी टाइम से सीख रहा हूँ, तो इस वजह से आपको समझाना बहुत आसान हो जाएगा। और काफ़ी टाइम से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन आपको पहली बार में अगर सुन रहे होगे तो अजीब लग रहा होगा। अब देखो, चेर वंश के अंदर कुछ शासक भी रहे हैं, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। उदयन जेरल। अब उदयन जेरल इस वंश का शासक था। ठीक है, और जो चेर वंश का था वो मतलब यही था। पूछे चेर वंश का शासक कौन था जिसने नींव रखी थी, तो वो उदयन जेरल था। फिर नेदुन जेरल, इन्होंने 7 राजाओं के समूह को हराया और अधिराज की उपाधि धारण की, नेदुन जेरल ने। और इसके अलावा होते हैं आपके सैन गुट्टवन। है अजीब अजीब नाम भाई, सच बता रहा हूँ ना, आपका दिमाग हिल जाने वाला है ये सुन के, अगर आप पहली बार सुन रहे हो। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। शेर गुट्टवन, लालचेर भी बोलते हैं। इन्होंने कन्न की पूजा शुरू करवाई। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि कन्न की पूजा किसने शुरू करवाई, तो किसने करवाई, सैन गुट्टवन ने कराई थी। मैं भी फिलो फिलो में शेर बोले जा रहा हूँ उसको। सैन गुट्टवन था। इसकी बात करूँ तो मैं, पेरुंजेरल आते हैं, इम्प्रोई इन्हें हाथियों का स्वामी कहा जाता है। पूछा जाता है हाथियों का स्वामी किसको बोलते हैं, पेरुंजेरल इम्प्रोई को। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, मैं वही लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा बकवास कुछ लेके नहीं आया हूँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह, कि मतलब ये भी छाप दिया वो भी छाप दिया, अलग मतलब डर का माहौल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, आप अगर उतना भी पढ़ के जा रहे हो तो पेपर यहीं से आएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप बस रिवाइज करते रहना, और कुछ नहीं है। पेरुंजेरल एम्प्रोई हाथियों का स्वामी बोलते थे। और इन्होंने गन्ने की खेती शुरू करवाई थी, पेरुंजेरल एम्प्रोई ने। अंतिम शासक चेर वंश का कौन होता है, तो वो था मादर जेल एम्प्रोई। भाई देखो, गाली जैसा फील हो रहा है, लेकिन
ऐसा कुछ आपको नहीं लेके जाना है कि गाली वगैरह दे दो, ठीक है, क्योंकि लास्ट का शासक आपको पता है जब बिल्कुल खत्म होने पे आता है शासन, तो लास्ट का शासक कमजोर रह जाता है और कमजोर लोगों को भाई गाली दे के निपटा दिया जाता है, उनको तलवार भी यूज नहीं की जाती है, तो शायद इस वजह से ऐसा कुछ नाम रखा है महादर झेलम प्रोई। अजीब ही नाम है। तो ये अंतिम शासक था चेर वंश का और प्रमुख बंदरगाह इनके टाइम पर था मुजरिस, और ये बहुत टाइम बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो नोट करके रखना। आगे आते हैं, आपका चोल डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप तो चोल डायनेस्टी की बात करें तो फिर चोल डायनेस्टी में संस्थापक जो थे वो विजयालय थे। 850 से 887 एडी तक इन्होंने शासन किया, जिन्होंने नरकेसरी की उपाधि भी धारण की थी चोर वंश में। चोल, सॉरी चोर नहीं है, मैं यार क्या ही कन्वे वो प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, चोर बता रहा हूँ, उसको छोड़ो यार। चोल वंश, इसके जो मतलब ओनर थे, मतलब जिन्होंने स्थापना की तो वो विजयालय। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर राज्य चिन्ह की और वह राजधानी की बात करूं तो इनका प्रतीक था बाघ, ठीक है, जो राज्य चिन्ह और राजधानी थी आपकी चोल साम्राज्य की। और पूछा जाता है बाघ देखो इसकी हो गई चोल साम्राज्य की, और अगर मैं राजधानी की बात करूं चेर की, तो वो धनुष हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आप ऐसे देखो, ट्रिक मैं आपको बता दूं, बहुत आसानी तरीके से पड़ेगा। जैसे कि चेर वंश है, अब चेर से आप ऐसे रख लेना छेद, ठीक है। तो धनुष क्या करता है, किसी को अगर धनुष मारोगे तो फिर वो क्या करेगा, छेद देगा। एक तरह से ऐसे समझ लो, अब मान के चलो आपसे पूछे चेर वंश की राजधानी कौन सी है, तो फिर मतलब चेर वंश का राज चिन्ह कौन सा है, तो इजी से चेर से मतलब छेद याद कर लेना, और छेदता कौन है, तो वो है धनुष। अगर आप किसी को धनुष मारोगे तो वो छेद के निकल जाएगा किसी को भी, तो ऐसे करके याद कर सकते हो चेर वंश का। ऐसे ये शायद चोल साम्राज्य। अब चोल साम्राज्य की बात करूं तो चोल से चोर याद रख लेना। अब जैसे ही हम मान के चलो किसी की चीज चुरा लेते हो, तो आप कुत्ते दौड़ा देते हो, लेकिन आपके पास क्या है, बाघ है, तो फिर मतलब शेर है, बाघ है, तो उनको दौड़ाने लग जाते हो, तो चेर से चोर से ध्यान आया, सीधी बात, अब बाघ दौड़ाएंगे इनके पीछे, कुत्तों से काम नहीं चलेगा। तो बस ऐसे मतलब बाघ पाल के रखें अपने घर में, तो इजी इजी तरीके से ट्रिक भी बनाओगे ना, तो भी आप याद कर लोगे इनको। और भी मैं अलग से एक टॉपिक लेके आऊँगा, अलग से सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें खाली ट्रिक्स बेस्ड ही होंगी, खाली हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री तो ये समझ लो बिल्कुल ही कंप्लीट करा के छोड़ूंगा। हिस्ट्री एंड जियोग्राफी जो भी बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं, और टॉपिक ऐसे ऐसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि नहीं कर पाते वो एग्ज़ाम में। तो मैं उनको ईजी बनाने के लिए थोड़ा बहुत सीरीज स्टार्ट करूँगा, ताकि ट्रिकी वे में आपको अच्छे समझ में आए, और ट्रिक से ज़्यादा दिन तक बच्चा याद भी रख सकता है। तो जब भी पेपर हो आप आराम से याद करो, पेपर में आप आराम से बना पाओगे क्वेश्चन। और यही था, ठीक है। तो बाघ बोल था इसका चोल वंश का जो भी है चिन्ह। इसके बाद राजधानी तंजौर तमिलनाडु थी चोल वंश के टाइम की, ठीक है। आगे आते हैं, और प्रमुख मंदिर कौन से थे, तो विजयालय ने निशुंभ सूदनी देवी मंदिर बनवाया, और राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। मैं सच बताऊं तो इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजराज प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया, बृहदेश्वर, इसी वजह से मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का। तो ये याद करके रखना कि राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। और ये समझ लो आराम से जब आप पेपर देने जाओ तो इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि काफ़ी टाइम बार पेपर पूछा गया है, और यूपी के एग्ज़ाम में ही नहीं, न जाने किस किस एग्ज़ाम में आता रहता है, ठीक है। तो आगे आते हैं, प्रमुख शासक की बात करूं तो फिर प्रमुख शासक हैं आपके आदित्य वन, चोल साम्राज्य के शासक हैं, और इन्होंने पल्लव शासक अपराजित बर्मन को हराकर कोदंड राम की उपाधि इन्होंने ले ली, ठीक है। तो कोदंड राम की इन्होंने उपाधि ले ली, पूछा जाता है, तो ये किसने ली, आदित्य वन ने ली थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो राजराज वन की बात करूं, जिन्होंने क्या कराया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और राजराज प्रथम की बात करूँ तो चोल वंश के सबसे महान शासकों में से इनको गिना जाता है, जिन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया। तो राजराज प्रथम का ये तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब राजराज प्रथम के बाद आते हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की बात करूँ तो मतलब फर्स्ट का मतलब प्रथम ही होता है, इसी वजह से मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, इस वजह से ताकि जल्दी हो जाए।
ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम आते हैं, उसके बाद इनके काल में साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो विस्तार किन्होंने किया? इन्होंने। मंदिर किन्होंने बनवाया? राजराज प्रथम ने। भाई राजा थे तो इस वजह से राजराज दो बार लगा दिया, इसलिए जैसे मंदिरों का निर्माण करा गए। और सबसे ज्यादा मंदिर निर्माण ज्यादातर आपको वो नीचे की साइड देखने को मिलेंगे, दक्षिण की साइड में। तो आगे आते हैं साउथ की साइड में। इन्होंने पाल शासक महेपाल को हराकर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण। और ये पूछा जाता है कि मतलब साम्राज्य विस्तार किसने किया, तो वो राजेंद्र प्रथम ने किया था। और महिपाल को हराकर राजेंद्र प्रथम ने तो गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। पूछा गया था ये प्रीवियस ईयर में कि गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो राजेंद्र थे। ठीक है, राजा और इंद्र का कॉम्बिनेशन था, इसी वजह से गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण कर ली। आगे बात करते हैं प्रशासन भूमि की बात करें तो फिर इनके यहाँ पे ग्राम सभाएं थी, आम लोगों के लिए उर बोलते थे। जो ग्राम सभाएं थी ना, उनको क्या बोलते थे? आपका उर बोलते थे। और ब्राह्मणों की सभा को सभा कहा जाता था। ब्राह्मणों की सभा को सभा कहा जाता था, ईजी है। लेकिन ग्राम सभा थी, उनको आम लोग जो होते हैं ना, जनता वगैरह होती है, तो उनको उर बोलते थे। ठीक है, कि वो उर इतने सारे इकट्ठे हो गए, ऐसा कुछ। और ब्राह्मणों की सभा को तो नॉर्मल सभा ही बोलते थे। आगे अगर मैं बात करूं तो भूमिदान यहाँ पर भी देखने को मिलती है। ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रादेय बोलते हैं इनको, और मंदिरों के लिए देवदान बोलते हैं। मंदिर बनवा सकते हो उसमें तो वो देवदान बोलते हैं, और ब्राह्मणों को दी गई ब्रादेय बोलते हैं। और विद्यालयों के लिए सलभोग। अब मतलब विद्यालयों के लिए दान कर दी तो उसको हम क्या बोलेंगे? सलभोग बोलते हैं। मंदिरों को दान कर दिया, यानी कि यहाँ पे मंदिर बनवा सकते हो, तो फिर देवदान बोलते हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों को दी गई भूमि को भ्रादेय बोलते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं इसी लेवल पे। तो फिर इसके बाद आता है आपका पांड्य वंश। और पांड्य वंश की बात करूँ तो पांड्य डायनेस्टी। क्षेत्र की बात करूँ तो फिर यह वंश मदुरै क्षेत्र में स्थित था। पांड्य वंश मदुरै क्षेत्र में स्थित था, और इसकी जीवन रेखा वैंगई नदी थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पांड्य से, तो फिर ये भी याद कर रखना। अब पांड्य वंश की कौन सी थी कैपिटल? मछली थी। मतलब कैपिटल मैं बता रहा हूँ, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, मैं अलग ही दुनिया में जी रहा हूँ। खैर, अगर मैं बात करूँ तो पांड्य वंश की मछली थी। ठीक है, और अब ऐसे देखो याद कर सकता हूँ, मैं तीनों याद करा सकता हूँ बड़ा आसानी से ट्रिक के साथ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? चेर, छेद। अब छेद से क्या पढ़ लेंगे हम? चेर। छेदेगा कौन? तो वो छेदेगा धनुष। तो चेर का हो जाएगा आपका धनुष। ठीक है, और आपका दूसरा हो जाएगा दूसरा आपने पढ़ा था, ध्यान करो ध्यान करो, चोर। चोर से पढ़ा था यानी कि चोल। ठीक है, अब चोल पढ़ा था, तो फिर चोर जब कुछ लेके भागता है तो हम क्या करते हैं? कुत्ते दौड़ा देते हैं। लेकिन कुत्ते ना दौड़ा के हमारे पास क्या थे? बाघ थे। तो फिर बाघ राज चिन्ह था चोल साम्राज्य का। तो यहाँ से दूसरा टॉपिक याद हो गया। अब जो तीसरा बचा ना, ये पांड्य वंश का। तो पांड्य वंश की अगर मैं बात करूं तो पांड्य वंश का कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। अगर आपने पांडव सुने होंगे महाभारत के अंदर, तो पांडव में आपने अर्जुन सुना होगा। और अर्जुन ने क्या किया था? मछली की आंख में तीर मारा था। तो इजी है। पांडे से आप एक ही चीज याद रख लेना कि अगर इनका कोई राज्य चिन्ह है तो वो मछली की आंख में तीर मारा था, और यहाँ पे प्रतीक भी मछली ही दे दी। इजी है। तो अगर आपके लिए आपको दिक्कत ना हो, और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताना, मैं इनकी एक अलग से ट्रिक लेके आऊंगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। इनके प्रतीक चिन्ह काफ़ी पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैं इन पे बार बार जोर दे रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है, और आगे आते हैं आपका इनका प्रतीक चिन्ह मछली था, और मुख्य राजधानी मदुरै थी। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो विशेषताएं इनकी भी थी काफ़ी सारी। मेगस्थनीज के अनुसार यह समाज मात्र सत्तात्मक था। क्या होता है मात्र सत्तात्मक? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता दूंगा। मात्र सत्तात्मक मतलब माता का रोला बहुत तगड़ा था, यानी कि माता की चलती थी। माता अगर कह दे कि तुमको ये आम नहीं खाना है तो मत खाओ। माता अगर पिता से भी कह देना कि ये नहीं खाना है, तो पिता को भी मानना पड़ेगा। माता बोल देना कि वहां मत जाओ, पिता और बेटा दोनों से, सभी से बोल दे ना, तो मतलब उनका मतलब जो भी हुक्म है माता का ही चलता है, ऐसा समझो। तो मात्र सत्तात्मक ऐसा होता है। और यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, सबसे ज्यादा पांड्य वंश। अब पांडव लोग जो होते हैं ना, उनके पास मोती नहीं होंगे तो क्या होंगे? क्योंकि कृष्ण वगैरह सब उनका साथ दे रहे थे, इस वजह से। महाभारत तो आपने देखी होगी। आगे अगर मैं बात करूँ तो फिर इसका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। और अष्टाध्यायी आपने सुनी होगी, पाणिनि ने लिखी है। तो
यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो। इसके बाद आपका प्रमुख शासक की बात करूँ तो उसमें नेडियोन आता है। नेडियोन इस वंश के संस्थापक जिन्होंने समुद्र पूजा प्रारंभ कराई, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेड जेलियन, सबसे प्रसिद्ध शासक जो स्वयं एक कवि और कवियों का संरक्षक था, तो ये मतलब बताया गया है। उसके बाद आपका साहित्यिक संदर्भ शिल्पाधिकारम, इसमें थोड़ा बहुत मतलब वैसा समझ लो कहानी बेस्ड है। और कैसा कहानी बेस्ड है आपको मैं बता दूं। शिल्पाधिकारम में ऐसा होता है, कोई राजा होता है, अभी देखो नीचे भी लिखा हुआ है लेखक कौन है, इलांगो आदिगल। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, इलांगो आदिगल, तो ये नोटिस कर लेना। अब देखो इसमें कन्नगी और कोवलन की कहानी बताई गई है, जिसने इसी वंश के दौरान फांसी दी जाती है। क्या होता है देखो सीन, एक राजा होता है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा क्रूर राजा होता है। और मान के चलो कन्नगी कोवलन जो होते हैं ना, तो उनको कुछ पैसे वगैरह की सिचुएशन पड़ जाती है। और तो जाते हैं अपने गांव में। और जो मतलब कोवलन होता है ना, उसकी मतलब वाइफ होती है, तो वो मतलब पैसे का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट वो सोच रही है कि मतलब उसके व्यापार में कुछ घाटा वगैरह हो गया, तो वो अपनी पायल उतार के दे देती है। और वही सेम पायल जो है वो राजा की रानी है, वो पहनती है, तो उसकी पायल गायब हो जाती है। तो एंड में पता चलता है कि वो जो कोवलन है ये बाजार में बेच के आ जाता है उस पायल को। और सोचता है कि मतलब व्यापार में जो भी घाटा है वो थोड़ा सुधार लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और सैनिक बता देते कि ऐसे ऐसे करके कोवलन आया था और उसने बेच के चला गया पायल। तो उसने ये समझा कि वो पायल जो है वो रानी की चुरा के और बेच के आया है, लेकिन दरअसल वो उसकी बीवी की पायल थी। तो इसी वजह से राजा आते हैं और उसको फांसी की सज़ा सुनाते हैं। और कन्नगी आती है, तो कन्नगी जो है वो उनको श्राप दे देती है, और जो भी राज्य होता है उनका धू धू कर जलने लगता है। तो ऐसा कुछ देखो कहानी है। तो जैसा उसमें था कहानी में वो मैंने आपको बता दी। और राजा को फिर बाद में पश्चाताप होता है और बाद में उसकी रानी की भी पायल मिल जाती है। तो ऐसा कुछ होता है, उसके मतलब पति को तो फांसी चढ़ा दी है। तो फिर यही है कन्नगी एंड कोलवर कोवलन की कहानी, जो कि शिल्पाधिकारम के अंदर है। और इलांगो आदिकल इनके लेखक हैं। पता नहीं कैसे लिख लिया था इन्होंने ये सब चीज़, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हो तो फाइनल आपका कॉन्ग्रेचुलेशन चेरचोल पांडे का कंप्लीट हो गया है टॉपिक। अब इसके बाद जो आता है वो आपने सुना होगा, हर्षवर्धन आप कहाँ छोड़ के आए थे। हर्षवर्धन आप छोड़ के आए थे कि 600 से 647 तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है, तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलते रहे और 75 वर्षों तक संघर्ष चलते रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी अगर मैं बात करूँ तो 8वीं शताब्दी के अंत में लगभग 150 से 200 वर्षों तक चलता रहा। तो वहाँ पे 3 मतलब शासक होते हैं और वो लड़ते रहते हैं गद्दी के लिए, पाल, गुर्जर और आपका राष्ट्रकूट वंश। इनमें से जीतते कौन से हैं, आपके गुर्जर प्रतिहार वंश जीत जाते हैं। और इसके बाद जो है अंत में कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन हो जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद अब आपका कौन आएगा, तो वो गुर्जर प्रतिहार वंश आएगा। और ये टॉपिक मैं कल कंप्लीट करा दूंगा, और उसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा, और फाइनली आपका एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। प्राचीन जो इतिहास है वो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, रिवाइज करते रहना बार बार। और इसके बाद मैं सोचूंगा कि कौन सा टॉपिक कराना है। तो मेरी समझ से तो मैं ये सोच रहा हूँ इसके बाद अगर कोई चीज़ स्टार्ट करूँ तो वो मॉडर्न हिस्ट्री करूँ, तो क्योंकि वो सीक्वेंस के हिसाब से ज़्यादा बेहतर, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो इसके बाद जब आता है तो वो आता है आपका गजनवी वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर या फिर प्री हिस्टोरिक करा दूंगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं ना, पाषाण काल वगैरह ऐसा कुछ है, तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है। तो ठीक है, अब देखूंगा मैं कौन सा बना पा रहा हूँ जल्दी पीपीटी, और फिर मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा मैं कल टॉपिक और कराऊंगा, जिससे आपका और ज़्यादा बेनिफिट हो सके। सो बाय बाय गाइस, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना भाई, एक भी दिन ब्रेक मत करना, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना हो। और जिससे आप जब पेपर देने जाओ तो उसमें आप ये समझ लो कतई छेद करके आ जाओ पेपर में। अब छेद से आपको फिर से मैं एक चीज़ याद करा देता हूँ, छेद किस में हो रहा था, तो वो जेन्युइन चीज़ है, धनुष के थ्रू हो रहा था। और धनुष किसका चिन्ह है, तो वो छेद से चेर समझ सकते हो, ठीक है। और एक और टॉपिक मैं बता दूं, मान के चलो बाघ किस में था, तो बाघ आपने किसके पीछे दौड़ाए थे, तो वो चोर के पीछे चौड़ाए थे। चोर से आपका ध्यान हो सकता है चोल साम्राज्य है, तो चोल साम्राज्य का चिन्ह कौन सा था, तो वो था बाघ। अब ऐसे ही करके आप मान के चलो क्या था, मछली। मछली की बात करूं तो मछली आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो वो अर्जुन के दरबार में। अर्जुन कौन थे, पांडे थे, यानी कि पांडव वंश में जो होता है ना, पांडे वंश में मछली प्रतीक था। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। और मैं लेके आऊँगा, ज़रूर लेके आऊँगा इनके लिए ट्रिक्स, ताकि आपको ट्रिक के थ्रू बहुत आसानी से याद हो सके।
कुछ टॉपिक ट्रिक के लेके आऊँगा, ताकि आप जब पेपर देने जाओ ना, तो ये समझ लो कि जिस लेवल से मैं ट्रिक करा रहा हूँ वो आपका पेपर में फंसना चाहिए। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहना और भी लोगों तक पहुँचाओ, ताकि जो है हेल्प हो सके दूसरे लोगों की, जो मतलब इतने टाइम से जीके जीएस में एफर्ट लगा रहे हैं, तो उनका एफर्ट दूर हो। ठीक है। और बहुत ज़्यादा लंबा मैं वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ, 20-20 30 मिनट की वीडियो है, आप आराम से देख सकते हो, और मैं उसी में टॉपिक इंपॉर्टेंट कवर करा देता हूँ। इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा कुछ भी आपका बाहर जाएगा भी नहीं। ठीक है, ये मैं बिल्कुल श्योर कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, और अपना ख्याल रखना।